रमेश चंद शाह हिंदी के उन दुर्लभ और विलक्षण लेखकों में हैं जिन्होंने लगभग 50 वर्ष की अपनी अथक साहित्य साधना से हिंदी साहित्य को कई स्तरों पर समृद्ध किया है। उन्होंने साहित्य की लगभग तमाम विधाओं में, तमाम महत्वपूर्ण विधाओं में लेखन किया है, जिनमें कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि शामिल हैं। उनकी लेखन में एक बहुत ही दुर्लभ और देशज किस्म की दार्शनिकता है। उनका लेखन हमारी बुद्धि और भावनाओं को तो झकझोरता ही है, पर अंततः वह हमारे मर्म को संबोधित करता है। वह हमारे संस्कारों और परिस्थिति बोध के प्रति हमें जागरूक बनाता है और अपने होने की सार्थकता के बारे में सवाल पूछने के लिए हमें उत्प्रेरित करता है। शाह साहब को अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का मैथिली शरण गुप्त सम्मान और के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान और भारत सरकार की का अलंकरण पद्मश्री शामिल है। आपके पाठक को सहज अनुभव होता होगा कि उसमें जो प्रकृति की छवियां हैं या जो प्रकृति के संवेग हैं और जो इंद्रिक संवेग हैं, आपका साहित्य इन संवेगों तक, प्रकृति और इंद्रियों के संवेगों तक को प्रेरित करना, उनको संबोधित करने से ही संतुष्ट होता नहीं लगता, बल्कि इन पर पूरा ध्यान देते हुए और उनके सौंदर्य पर एक निगाह रखते हुए भी इनका अतिक्रमण करके एक तरह की अस्तित्वपरक जिज्ञासा की ओर, एक तरह के अस्तित्वपरक सवालों की ओर, एक तरह की बौद्धिकता की ओर, वैचारिकता की ओर ले जाता है। खुद आपका इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? वो हुआ जैसे कि मैं जब साइंस पढ़ने लगा, साइंस में मेरी पहले रुचि नहीं थी, ज़बरदस्ती मुझे साइंस में धकेला गया। वो नेहरू युग था, वो साइंस हर चीज़ की रामबाण औषधि मानी जाती थी। साइंस जो न पढ़े वो लड़का ही क्या, ज़बरदस्ती। और ज़बरदस्ती जब धकेल ही दिया तो फिर मैंने भी चुनौती स्वीकार की। तो उस साइंस ने मेरे भीतर जो एक भरा पूरा देवलोक था, भरा पूरा देवताओं का प्रजातंत्र था, उसको लड़खड़ा दिया उसने। साइंस की स्टडी ने बड़ा जो संवेदनशील कवि स्वभाव आदमी होता है, उसके लिए एक बचपन की भरी पूरी दुनिया का गायब हो जाना, ये बड़ी भारी दुर्घटना, बड़ी भारी घटना है। तो ये बौद्धिक तीखापन जो है, मुझे लगता है ये साइंस के कारण आया, साइंस के अध्ययन के कारण, और वही मुझे फिर वो दार्शनिक प्रश्नाकुलता की ओर ले गया। तो इसलिए फिर बाद में दर्शन में भी मेरी प्रवृत्ति हुई पढ़ने की। तो फिर अपने समाज का ही जो अनुभव होता है, एक तो समाज का अनुभव भी रंगारंग जीवन से भरा हुआ, वो तो आता ही है उपन्यास में, लेकिन कई प्रश्न भी तो होते हैं। जैसे जब हम लड़के ही थे तो स्वतंत्रता संग्राम अपने पूरे उभार पर था, तो बड़ा ज़बरदस्त वो था। तो बात श्री अरविंद की हो रही है, गांधी जी की बात हो रही है ना, तो वो ज़माना बड़ा बहस का था, खूब बहस होती थी, सुनते थे हम एक उसके रूप में बड़े बूढ़ों के सामने। विवेकानंद आए थे, कैसे दिखते थे, क्या देखते थे, उनको देखने की स्मृति वाले बूढ़े भी मौजूद थे। तो वो सब जो है तमाम उथल पुथल जो देश और समाज की है, उसका असर पड़ता है। अब आपकी जो वो दुनिया है ना बचपन की, सीधे संवेग, सीधे संवेदन वाली, भरपूर श्रद्धा, आश्चर्य, विस्मय, आस्था की, उसको चोट पहुंच गई तो भयानक अब भीतर एक रण छिड़ जाता है। तो उस रण को अब आप अपनी खोई भी श्रद्धा को कैसे प्राप्त करें? तो बुद्धि के रास्ते ही प्राप्त करना पड़ेगा उसको। ये बात है, बुद्धि के रास्ते। सारी बौद्धिकता इसलिए है कि फिर वही अफर्मेटिव इंस्टिंक्ट,
वही श्रद्धा लौटे, कैसे लौटे? वो बुद्धि के रास्ते कोई उपाय नहीं है उसमें पड़े बिना। तो वो सारा बौद्धिक जो विमर्श है, जो संघर्ष है, जो अंतर्द्वंद है, वो मेरे उपन्यासों में आया है। ये मेरा 11वां उपन्यास है। हाँ, मैं उसी पर आने वाला था कि हाँ। आपके उपन्यासों में और कविताओं में भी, बल्कि कहना चाहिए समूचे वाङ्मय में बहुत ज़्यादा और बहुत दिलचस्प ढंग से पौराणिक संदर्भ आते हैं। कविताओं में भी आते हैं, रामायण महाभारत के प्रसंग हैं, संपाति के प्रसंग है, महाभारत के तमाम प्रसंग हैं। और ये जो नया उपन्यास है आपका कथा सनातन, ये तो एक पूरी सृष्टि कथा को आधार बना के और एक बहुत ही दिलचस्प भारतीय सृष्टि कथा को आधार बना के वो करता है, सनत कुमार की कहानी। तो ये जो पौराणिक संदर्भ आपके साहित्य में आते हैं, ये संदर्भ, इन संदर्भों के कारण ही, इन संदर्भों के लिए ही आप पुराणों की तरफ गए हैं, या इसके पीछे कोई और महत्वपूर्ण तर्क आपके मन में है? यानी साहित्य में इन पौराणिक संदर्भों से साहित्य को समृद्ध करना सिर्फ इतना भर तर्क रहा, या कोई और चीज़ भी है? नहीं, कुछ और भी है। वो और ये कि मुझ पर बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ईसाइयत का, क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू का, या कि ग्रीक वर्ल्ड व्यू जो है। यूरोप को मैंने, वो मेरे लिए वो ममेतर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था। वो भी आपने इंटीरियराइज हो गया ना वो। तो कैसे वो कॉलोनियल हैंगओवर न हो, बल्कि बराबरी की टक्कर हो दो सभ्यताओं के बीच में, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बीच में, उनकी सृजनात्मक उपलब्धियों के बीच में, ये अपने आप ही हो गया। तो इसलिए अब जैसे ही इसमें जिस उपन्यास का तुम नाम ले रहे हो, मेरा 11वां आखिरी उपन्यास अभी तक का जो है, इसमें इसीलिए अपने आप हुआ ये कि सृष्टि कथा, बाइबल की सृष्टि कथा एक तरफ है, बड़ी रोमांचक और बड़ी अपने आप में एक जीवन जगत का जो ट्रेजिक व्यू होता है ना, वो आता है, लेकिन अपनी बुद्धि को वो बड़ा आनंद देता है। वो मेरी कल्पना शक्ति को बहुत आनंद देता है, लेकिन मेरी बुद्धि को वो तृप्त नहीं करता है। मेरी बुद्धि को, मुझे मेरे भारतीय सृष्टि कथा जो है वो मुझे ज़्यादा बौद्धिक, ज़्यादा तार्किक, ज़्यादा संगत और सही लगती है ना। लेकिन अब वो टसल तो है भीतर, तो वो टसल आ गया उसमें। ये कि आखिर ये सृष्टि कथा, बहुत तुम देखोगे अपने वहाँ के जो आदिवासी लोक कलाकार होते हैं, सृष्टि कथा, अभी शंपा ने इन लोगों से बात करके तरह तरह के कलाकारों से उनके इंटरव्यूज़ लिए, उसे इतना इंटरेस्टिंग है वो। उनका अलग अलग से बेगा लोगों की सृष्टि कथा अलग है, हैं, और दूसरी जनजातियों की सृष्टि कथा अलग है। तो ये एक बड़ी, इसमें से मनुष्य क्यों क्रिएटिव है, मनुष्य क्यों कविता कथा लिखना चाहता है, इसका भी समाधान मिलता है ना उसमें। जब सृष्टा अगर का जो है वो सृष्टि के बिना नहीं रह सकता, तो आदमी भी नहीं रह सकता। तो ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। तो ये इसमें से ये निकल आया। आपने शाह साहब हिंदी में एक और विधा को में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, और वो निबंध की विधा है। हिंदी का जो मेरा पहला किताब, छपी हुई किताब निबंध की है। हालांकि आपने लिखने की शुरुआत कविता से की, कविता की तो वो संयोग होता है, कविता छपना मुश्किल। क्योंकि जो हिंदी के जो निबंध है, जिनको कथित रूप से ललित निबंध कहा जाता है, उनसे भिन्न आपने निबंध विधा को एक अलग पहचान दी, और उसमें जो आत्म तत्व है या जो व्यक्तित्व है उसको आपने उसको केंद्र में लाया। हाँ। दूसरी चीज, मैं आत्मनिबंध कहना पसंद करता हूँ। हाँ, आपने स्वयं उसको परिभाषित भी आत्मनिबंध कह के, मेरे ख्याल से शैतान के बहाने ललित निबंध नाम के साथ मैंने बहुत झगड़ा किया है। और उस जो चीज़ हमारा बहुत ध्यान खींचती है आपके निबंधों में, वो एक बहुत ही देशज किस्म की दार्शनिकता, उतनी ही देशज किस्म की विनोद वृत्ति, और एक तरह का लीला भाव, और बहुत ही बतकही के अंदाज में, जैसे अपने साथ ही बतियाते हुए, या जैसे आपस में बहुत ही आत्मीय दोस्तों से बतियाते हुए बहुत मर्म की बातों को कह जाना, ये जो चीज़ है आपके निबंधों में बहुत आकर्षित करने वाली होती है। तो आप इस विधा में आपने जो काम किया, इस पर आप कुछ कहना चाहें शायद? अब इसमें देखो, इसमें भी फिर वही उभय संभव, वही एम्बिग्विटी, वही द्वंद्व,
इसके पीछे भी मेरे निबंध लिखने के पीछे, निबंधकार बनने के पीछे, निबंध विधा के प्रति मेरी आसक्ति के पीछे भी डबल इन्फ्लुएंस है। एक मैंने बताया कि वो जो एक दुराशा, शिव शंभू का चिट्ठा, उसका जो एक्साइटमेंट, मेरी हिंदी गद्य की, प्रारंभिक हिंदी गद्य की वो अद्भुत जिंदा दिली, वो विट, जो बाद में मिस करता हूँ मैं। लेकिन दूसरी तरफ कई वर्षों के बाद में जब अंग्रेजी साहित्य में उतर गया, जब मैं, तो वहाँ एक निबंधकार जिसने मुझ पर अद्भुत प्रभाव डाला, वो चार्ल्स लैम्ब था। और मेरे निबंध की कल्पना जो है कि निबंध क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो चार्ल्स लैम्ब का है। तो ये मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। मैंने कभी चार्ल्स लैम्ब की नकल नहीं की, मॉडल नहीं बनाया उसको, लेकिन उसने मेरे बहुत गहरे छुआ। और मोंटेन, जो निबंध विधा का जन्मदाता है, जिसने निबंध को, उसने कहा कि जिस एक व्यक्ति को तुम सबसे ज़्यादा जानते हो वो तुम स्वयं हो। क्या ये फ्रांसीसी? फ्रांसीसी, हाँ, निबंध विधा का जन्मदाता है मोंटेन। मोंटेन नहीं होता, निबंध भी नहीं होता। हाँ, तो वो पढ़ा मैंने मोंटेन को, बड़ा ज़बरदस्त कि उसने निबंध को आत्मज्ञान का माध्यम बनाया है। उसने कहा कि जिस एक व्यक्ति को तुम सबसे ज़्यादा प्रामाणिकता के साथ जानते हो वो तुम खुद हो। तो ये जो है, ये भी मेरे ऊपर असर पड़ा, मोंटेन और चार्ल्स लैम्ब का। और ये मैंने जो ललित निबंधकार है, मुझे बहुत पसंद है। मैं मानता हूँ ललित निबंध को एक बड़ी अपनी देसी चीज़ निकाल दी उन्होंने निबंध के क्षेत्र में। है तो विधा, तो प्रभाव तो बाहर से आया, उसको बिल्कुल देसी बना दिया। लेकिन समहाव उनके महान कृतित्व के बावजूद मुझे निबंध का ये रंग उतना पसंद नहीं है, है ना। मैं निबंध को एक आत्म परीक्षण, आत्मालाप, आत्मसंवाद, आत्मज्ञान की एक विधा के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। और उसी ने मुझसे लिखवाया होगा। ये रमेश बख्शी को बड़ा श्रेय है इस बात का। अच्छा। हाँ, रमेश बख्शी को बेहद पसंद थे मेरे निबंध, उसी ने लिखवाया मुझसे, उसी को श्रेय है। मेरे जो शुरुआत की किताब है ना, वो क्या नाम है उसका, पहली किताब जो निबंध की है मेरी, समानांतर? नहीं, निबंध की, ललित निबंध की किताब। शैतान के नहीं, वो तो बाद में आया है ना। वो जो मेरी किताब है, एक वैयाकरण की दृष्टि पड़ी उस पर। वो बेचारे खुद ही कोई प्रकाशक थोड़ी थे वो, लेकिन इतना प्यार, इतना मज़ा आता था उनके निबंध। उन्होंने कहा कि मैं आपकी कविता, आपके निबंध छापना चाहता हूँ। रचना के बदले? रचना के बदले सारे निबंध रमेश बख्शी ने मुझसे लिखवाए, सारे के सारे ज्ञानोदय में छपे। तो ये भी होता है, ये फिजिकल संयोग भी होते हैं ना कुछ। हाँ, अब जैसे मेरी पहली कहानी जो थी वो रमेश बख्शी ने पढ़ी, रमेश बख्शी ने छपाई लहर में, है ना। उसी में मुक्तिबोध की वो चौराहे कविता छपी थी, जिसमें मुझे अद्भुत उल्लास मगन कर दिया। तुरंत मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहला साहित्यकार जिसको मैंने चिट्ठी लिखी वो मुक्तिबोध थे। और उनको याद थी ये बात, 3 साल बाद जब मेला में यहाँ उनसे, उनको याद थी ये बात। तो और इतना ही नहीं, उनको 6 पंक्तियाँ मेरी एक कविता की जो भारती में छपी थी वो याद थी। यहाँ बीमार होके पड़े थे, यहाँ भी दिया हॉस्पिटल में, सोचो। तो बड़े कमाल की घटनाएं, संयोग होते हैं। संयोग भी जीवन में बहुत काम करते हैं। आपको छेड़ने का थोड़ा मन कर रहा है। हाँ। आप जो हमारा समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य है, हाँ, उस पर बहुत ही पैनी निगाह रखते हैं। अगर आपके पाठक आपके कॉलम पढ़ते रहे हों, जो आप राष्ट्रीय स्तर के कुछ अखबारों में समय समय हाँ, पर लिखते रहे थे हैं, कभी। तो आप उनमें यदा कदा इन चीज़ों पर बहुत गंभीर टिप्पणियां करते रहे हैं, और बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत अंतर्दृष्टिपूर्ण टिप्पणियां करते रहे हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि आप अपने आसपास की परिस्थितियों के प्रति, जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनके प्रति कोई गैर जागरूक या असजग नहीं हैं, उनके प्रति बहुत एक चौकन्ने रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लगता है कि आपका जो साहित्य है, चाहे वो उपन्यास हों, कविताएं हों, कहानियां हों, निबंध हों, निबंधों को किसी हद तक थोड़ा सा इसका अपवाद कहा जा सकता है।
और शायद उसके लिए तो लेख आलोचना में तो होता लेकिन ये जो सीधा राजनीतिक हाँ। सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य है उससे बहुत सीधे सीधे प्रतिकृत आपका साहित्य नहीं होता। हाँ। तो ऊपरी तौर पर एक बड़ा अंतर्विरोध सा लगता है कि ऐसी उत्कट जागरूकता और ऐसी पैनी निगाह के बावजूद आपका जो साहित्य है वो कुछ कह सकते हैं कि बहुत अराजनीतिक किस्म का प्रभाव पाठक के ऊपर डालता लगता है। ये जो एक ऊपरी अंतर्विरोध है इसके बारे में आप कुछ कहिए। हाँ, ये तुमने अच्छा सवाल मुझसे किया, अच्छा सवाल। मैं तो जो तत्काल जो जवाब सूझ रहा वो ये कि कोई सामाजिक कथा कहने समाज का मेरा संवेदन अनुभव कोई कम नहीं है। हर तरह के लोग से मैं मिला हूँ और टिप्पणियाँ जो तुम कह ही रहे हो कि मैं लिखता हूँ, आपका साहित्य जो अब बुनियादी सवालों की ओर ज्यादा हाँ, एकाग्र होता है। तो जाहिर है तुम्हारा प्रश्न ही अपना उत्तर आप है कि भाई ठीक है, तो वो जो जिस लायक होता है उसको वो ज़मीन मिलती है। तो वो जो सामाजिक जो घटनाएं हैं, राजनीतिक घटनाएं हैं, वो मेरे मन के जिस स्तर पर मुझे छूती हैं और मेरी बुद्धि के जिस स्तर पर, उसको मैं लेखों में, अपनी टिप्पणियों में, अपनी आलोचना में वो मेरे आती हैं। लेकिन वो मेरे उपन्यास में सीधे घुस सकें या मेरी कविता में सीधे घुस सकें, ऐसा नहीं हुआ। तो जाहिर है कि नहीं, मेरा उससे वैसा संबंध नहीं है। नहीं तो मैं जानबूझ के उसको बाहर तो रखता नहीं, जानबूझ के बाहर नहीं रखता मैं। लेकिन वो जिस जगह पर, जिस मर्म पर, जिस चोट से मैं कविता लिखता हूँ या कहानी उपन्यास लिखता हूँ, उस जगह को ये घटनाएं उतनी स्पर्श उस तरह से नहीं करती होंगी, या मुझे उसकी ज़रूरत वैसी नहीं होती है कि मेरे प्राणों पर बन जाए वो। वैसा असर, वैसा संबंध नहीं होता है समसामयिक राजनीति का या समसामयिक घटनाओं का मेरे ऊपर कि वो मैं सीधे उस मेरे कविता में वो आ जाए। आई हैं, ऐसी बात नहीं है, अनेक ऐसी मैं कविताएं दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। कहानियाँ हैं मेरी, अराजनीतिक नाम की कहानी ही है मेरी। जी। कई ऐसी हैं जिसमें मैं, लेकिन वो सीधे सीधे, एक तो मन में चिढ़ भी, कुड़न भी होती है कि एक जो रंगा, एक बहुत ही संश्लिष्ट किस्म का साहित्य, कविता नई कविता के ज़माने में निकल रही थी, अज्ञेय, ईसाई, रघुवीर, है ना, जिस उस पर कि सामाजिक राजनीतिक वो भी आ रहा है। ये सब लोग बहुत समाज संवेदी, बड़े राजनीतिक, कोई अराजनीतिक नहीं थे, लेकिन जिन शर्तों पर इनकी कविता में आता था वो, उसके बाद का परिदृश्य भिन्न है। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई अनिवार्य था या कि हिंदी कविता की गति वही होनी थी, हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो जो संश्लिष्ट स्वभाव जो साहित्य का होता है ना, जिस स्तर पर आना चाहिए, वो गड़बड़ कुछ हुई है उसमें। तो इसलिए वो छूता ही नहीं मुझे, वहाँ उस जगह पर नहीं छूता है, तो जहाँ छूता है उस स्तर पर अभिव्यक्ति मैं देता हूँ उसको, ये बात है। हाँ, क्योंकि ये चीज़ उस आज का जो लेखन है, समकालीन लेखन है, और आपका जो लंबे समय से समकालीन रहा लेखन है, जैसे रघुवीर सहाय या कि विजय देवनारायण शाही या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तमाम धूमिल, और इन्हीं से तो मेरा रहा जो कुछ साहित्यिक साहचर्य रहा। इनके साहित्य के बारे में ये कुछ अधिक राजनीतिक, अधिक मुखर राजनीतिक, अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक साहित्य आप इसको कह सकते हैं उसके मुकाबले में। आप वैसा लिखने की मनोवृत्ति या वैसा लिखने की नहीं है मेरी, यही कहना चाहिए, है ना। वो कोई जानबूझ के सोचा समझ के लिया गया निर्णय नहीं है कि मैं अपनी कविता से इन चीज़ों को बाहर रखूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस शर्त पर, जिस जगह पर वो आ सकती हैं, आई हैं। कविता में भी आई हैं, मेरी लंबी कविता में भी आई है, उसमें भी आई है, कहानी में भी आया है, उपन्यास में भी है। तो गोबर गणेश में भी बहुत विमर्श है, किस्सा गुलाम में बहुत विमर्श है, ऐसा नहीं है। लेकिन सीधे सीधे समसामयिक घटनाओं को मैं बुनूं उनसे, वो मुझे प्रेरित नहीं करती इस तरह से। युवा लेखन के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है, क्या सोचते हैं आज इस समय जो हो रहा है? मुझे लगता है कि अब लोग ऊब गए हैं
वो जो अब 10 एक इधर कुछ एक चेंज, एक परिवर्तन आ रहा है कविता में, हैं, जो एक सपाटपन, हैं, नारेबाजी, एक ज़्यादा उसकी ओर बढ़ रही है कविता। तो इसलिए जो ठेठ नई पीढ़ी है ना, एकदम युवतर कवियों की, उनसे मुझे उम्मीद बंध रही है। उनकी कविता में मेरा मन रमता है, लगता है मुझे कि वो कविता की शर्तों पर भिड़ रहे हैं जीवन से, और जीवन की शर्तों पर कविता से भिड़ रहे हैं। एक वो दिखाई देता है उनमें, ये नहीं कि वो अलग से एक बिल्कुल खाली वक्तव्य ही वक्तव्य हो। और एक कवि इतना बोलता है कि कविता की बोलती बंद हो जाती है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन इधर जरा मुझे लग रहा है कुछ मित कथन और कविता जैसा स्वाद कविताओं में जहाँ भी मिलता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उस पर टिप्पणी भी अपनी करूँ। ये है। आप जो समकालीन लेखक साहित्य है, जो कुछ भी इस वक्त लिखा जा रहा है, उसके प्रति बहुत जागरूक निगाह रखते हैं, लेकिन एक आलोचक के रूप में आपने अपने आप को बहुत खुले ढंग से कभी इस समकालीन लेखन पर केंद्रित नहीं किया, बल्कि एक और चीज़ है जो मुझे याद आ रही है कि आपने समकालीनता का जो विचार है उसको भी थोड़ा, उस पर भी सवाल उठाया है। कहीं आपका हाँ, मैंने जैसा लिखा ही था कि युवा कविता, कहीं भी ये एक पूरे पीढ़ी को परिभाषित करने वाला शब्द नहीं बनता, यहाँ बना। तो क्या मैंने सन 70 में मैंने लिखा था, कल्पना में छपा है वो मेरा लेख, कि क्या युवा कविता से मुराद ऐसी कविता से है जो कि हमेशा युवा ही रहे, कभी वयस्क ही न हो पाए। ये उस वक्त मैंने सवाल उठाया था, जबकि धूमिल पर बहुत जल्दी मैंने लिखा, शायद धूमिल पर सबसे पहले लिखने वालों में से मैं था। हाँ, हाँ। पर वो समकालीन, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो रिजर्वेशंस मेरे मन में थे तब उतने उस तल्ख अंदाज में नहीं उठाए होंगे मैंने। एक नई चीज़ होती, अच्छी लगती, लेकिन तब भी मुझे लगता था कि ये कविता बहुत दीर्घजीवी नहीं हो सकती है। कहीं कविता को टिकाऊपन तो होना चाहिए भैया। आज यानी 30 बरस के भीतर ही ऐसा हो गया है कि यानी मेरे लिए कविता की कसौटी है जिसके, जो मुझे बार बार बुलाए, जिसको मैं बार बार पढ़ूं, जो मुझे याद आए, जीवन प्रसंगों में याद आए। ऐसा नहीं है उस कविता में। क्यों? क्योंकि भाई आप समसामयिक घटनाओं से चिपक गए हैं, उन्हीं को आप बिल्कुल कविता भी तो कुछ दे घटनाओं को, घटनाएं ही कविता को दे, ये पैदा करें, ये क्यों आवश्यक है? आखिर आप कविता लिखते हैं तो भाषा में लिखते हैं, वो आपकी व्यक्तिगत आज के दशक की ईजाद थोड़ी है, वो तो सैकड़ों वर्षों से बनी है। तो उसके साथ आपका जो वो होता है, उससे कविता निकलती है, तो पूरा जातीय अनुभव उसमें अभिव्यक्त होता है। ये जो बातें हैं ना, तो इसलिए मुझे मतलब ये है कि निराशा होती थी रघुवीर सहाय के बाद। एकदम से कविता ने जो करवट ली, उसमें मुझे बहुत शोर शराबा, मुझे लगा कि ये नहीं कि कुछ साहित्यिक मूल्यों की तो निश्चित रूप से क्षति हो रही है ना। तो इसलिए उससे मेरा वैसा बना नहीं कि मैं उस पर लिखूं। और मैं ये भी ज़रूरी नहीं समझता, मैं आलोचना को बहुत सीरियसली लेने वाला प्राणी हूँ। मेरे लिए आलोचना जो है वो बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन है। तो उसको यानी जिस जो काव्य कुछ बीत गया है, जिसका कुछ वो हो गया, उस पर लिखना, जो अभी जिसका बना ही नहीं है कुछ, तो अब तुरंत महज इसलिए कि आप अपने को ये दिखाने के लिए आप बहुत करंट अफेयर में वो हैं, तो वो करें, ये मेरे को ठीक नहीं लगता है ना। जो जरा कुछ बीत गया है, स्मृति का अंग कुछ बन गया है, कुछ उस पर लिखना चाहिए। हिंदी के साहित्यिक विमर्श की जो नहीं तो जो अच्छा विनोद कुमार शुक्ल है, लिखा ही मैंने, लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। पहचान के अंक में जो निकले थे, वो पहचान जिसमें मेरा भी कविता संग्रह अशोक ने छापा था, उसमें जितने थे वो विष्णु खरे वो सभी पर तो लिखा मैंने। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल उसकी उपेक्षा मैंने की, लेकिन ये है कि भाई मेरी भी कुछ शर्तें हैं। मैं मानता हूँ साहित्य एक जो लोहिया जी कहते थे ना, जैसे साहित्य दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति जो है वो अल्पकालीन धर्म है या क्या है ना।
कुछ वो बात है ज़रूर उसमें, बड़ी कॉमन सेंस की बात है वो। तो ऐसे साहित्य का भी कुछ एक वो होना चाहिए, तेवर होना चाहिए। क्या साल मतलब यानी वो राजनीतियों को की जैसी बात करने लगे उनके स्तर पर, मालूम तो होना चाहिए कि ये कवि बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ हुआ है, कुछ गिरावट हुई कहीं बीच के वर्षों में, जिससे मेरा कभी मन वो नहीं हुआ। तो इसे लेकर बल्कि मेरे तो अशोक वाजपेयी से भी वो टकराहट होती रहती थी। वो जो उनका अति संक्रामक उत्साह यानी मुझे अति जमता नहीं, संक्रामक उत्साह। वो मेरे को वो संक्रामक व्यापता नहीं था। साहित्य का जो बौद्धिक विमर्श का जो इस समय स्तर है, हाँ, अब कही उसका तुमने बात। उसकी उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये सवाल मैं खास तौर से इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि आपने नई कविता का समय देखा है, उसके बाद युवा कविता के ज़माने को भी देखा है। एक वक्त था जब एक साथ कई तरह की वैचारिक, ये ठीक है कि वो विचारधाराओं के समर का भी वक्त था, जो अब किसी हद तक बीत गया लगता है। लेकिन रघुवीर सहाय थे, श्रीकांत वर्मा थे, नामवर जी बहुत सक्रिय उस समय हुआ करते थे, विजय देवनारायण शाही थे, रामविलास वही शर्मा मैं, थे। तुमने श्रीकांत वर्मा का नाम लिया, मेरा कभी उनसे कोई ऐसी निकटता नहीं रही, लेकिन श्रीकांत वर्मा की कविता मैं आज भी पढ़ता हूँ, निकाल के पढ़ने की इच्छा होती है, याद आती है उसकी। धूमिल के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? मेरा सीधा सवाल है। श्रीकांत इज द फर्स्ट एंग्री यंग मैन ऑफ हिंदी पोइट्री, फर्स्ट एंग्री यंग मैन। उनके विचारों से उनके कई उनकी बहुत बिल्कुल पसंद नहीं मेरे को, लेकिन भाई साहब अब प्रतिभा है तो है, तो कवि की आवाज़ जैसी लगनी चाहिए ना। उस कविता में दम है कि इतने वर्षों बाद भी वो बासी नहीं हुई, मुरझाई नहीं है, उसमें वो सत्व बाकी है अभी। धूमिल के साथ ऐसा नहीं लगता मेरे को, और भी जो उनके साथ के हैं नहीं, मेरा उनसे संबंध बना इस तरह का। तो ये सिर्फ मेरी कमज़ोरी नहीं है, ये उस कविता की कमज़ोरी है, ये मैं मानता हूँ। जो तुमने अभी कहा ना कि विमर्श की क्वालिटी भी गिरी है, निश्चित रूप से गिरी है। ये बातचीत बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती जा रही थी, लेकिन अब समय को देखते हुए हमें इसको समाप्त करना ज़रूरी है। हम आपके बहुत सचमुच बहुत आभारी हैं, और इतना प्रबोधक संवाद आपके साथ हुआ है, मुझे अच्छा लगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमारे साथ ये बातचीत की, और आपको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।